गुड मॉर्निंग। नहीं, लॉक कीजिए उसको। पहचान रहे हैं या भूल गए? पहचान रहे हैं। चेहरा थोड़ा जाना पहचाना लग रहा होगा। क्या छोटू, यहाँ से गए तो ठीक ठाक गोरे थे यार, छुट्टी में काले हो गए हो। क्या घर पे ऐसा कारनामा की हो यार? हाँ, पहले साफ थे, थोड़ा नीट क्लीन, थोड़ा अच्छा लगता था। अच्छा, होली से लोग काले हो जाते हैं? कहाँ मुंह डाले थे होली में भाई? खूब छुट्टी का जम के फायदा उठाया गया। हाँ, क्या पढ़ाई वगैरह तो आप लोग करे नहीं होंगे ना छोटू? पढ़ाई कहाँ से? चलो, क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स को आगे बढ़ाया जाए। पांचवा पार्ट इसका डिस्कस हुआ था एक बार, सल्फर ऑक्सीजन ग्रुप वाले में ना। एक बार यहाँ बोर्ड पे है, आप एक बार देख ले। हमने लिखा था कि इन एलिमेंट्स को अपन कैल्कोजेंस बोलते हैं। कैल्कोजेंस का मतलब होता है ओर फॉर्म। और इसलिए क्योंकि ऑक्सीजन और सल्फर ये दो ऐसे एलिमेंट हैं जो सारे मेटल के ओर्स लगभग इन्हीं के कंपाउंड्स, मोस्टली ऑक्साइड्स और सल्फाइड्स में होते हैं। और भी फॉर्म्स है, तो इसीलिए इन ग्रुप के एलिमेंट्स का नाम होता है कैल्कोजेंस। पोलोनियम एक रेडियो एक्टिव एलिमेंट है, अनस्टेबल है। रेडियो एक्टिव है तो अनस्टेबल हुआ, और कैंसरस एलिमेंट है। कॉम्पोजिशन ऑफ अर्थ, हमने इसमें बताया था आपको कि अर्थ का जो कॉम्पोजिशन है, संरचना है, उसमें मेजर अमाउंट में क्या है? ऑक्सीजन, जो ऑलमोस्ट 50% याद रखने के लिए। और सिलिकॉन हमने बोला था सेकंड नंबर पर ऑलमोस्ट 25, तो 23% आप लिख सकते हैं। हमने आपको बोला था कि ये ऑक्सीजन का जो मेजर पार्ट है वो किस फॉर्म में? एल्यूमिनोसिलिकेट, सॉइल, सैंड, क्ले, रॉक्स। उसमें मेजर क्या है? एल्यूमिनोसिलिकेट्स। तो सिलिकॉन, ऑक्सीजन, सिलिकेट्स या एल्यूमिनोसिलिकेट्स, ये जो हमारा सॉइल वगैरह है वो यही है। इसीलिए सबसे ज्यादा क्या है? ऑक्सीजन। फिर ओर्स में ऑक्साइड है, वाटर में ऑक्सीजन है, तो ऑक्सीजन के बाद सिलिकॉन, उसके बाद थर्ड नंबर पर है एल्यूमिनियम 7.4%। हमने आपको दिखाया था, बताया था कि एल्यूमिनियम और आयरन में याद रखने का तरीका है उल्टा कर लो, लेकिन ये अप्रोक्सीमेशन होता है, एग्जैक्ट इस पर अलग अलग बुक में देखेंगे तो आपको अलग अलग डेटा मिलेगा। कैल्शियम मैग्नीशियम लेस देन 2%, तो ऑलमोस्ट 80% के आसपास यही पांच एलिमेंट्स जो है आपके, पांच छह एलिमेंट्स हैं अर्थ में। ऑक्सीजन के बारे में हमने चर्चा स्टार्ट करी थी कि ऑक्सीजन एक एलोट्रॉपिक एलिमेंट है, नहीं, जिसके दो एलोट्रॉप्स हैं, डाइऑक्सीजन और ओजोन। इसको ट्राइऑक्सीजन ना बोल के अपन ओजोन बोलते हैं। O2 पैरामैग्नेटिक होता है, हमने बहुतों बार डिस्कस किया आपसे। इसमें दो अनपेयर्ड होता है, आपने मैग्नेटिक प्रॉपर्टी में भी पढ़ा। जबकि ओजोन में कोई अनपेयर्ड नहीं होता। स्ट्रक्चर आप देख सकते हैं, अभी बहुत ज्यादा यूज नहीं है स्ट्रक्चर का। O2 और O3 में एक डिफरेंस होता है, O2 नॉन पोलर है, जबकि O3 क्या है? पोलर है। इसी की वजह से हमने आपको बताया था कि ओजोन की वाटर सॉल्युबिलिटी ज्यादा होती है, पोलर नेचर होने के कारण। जो चीजें पोलर होंगी उसका वाटर में सॉल्युबिलिटी क्या होगा? ज्यादा होगा, नॉन पोलर के रिस्पेक्ट में। O2 एक कलरलेस गैस है, लेकिन लिक्विड फेज में डीप ब्लू लिक्विड हो जाता है। क्यों हो जाता है? ये आपसे क्वेश्चन जेई और नीट दोनों में पूछे जाते हैं, बाद में पढ़ोगे। ये भी ये कलरलेस गैस है, लेकिन ये पेल ब्लू गैस है। लेकिन लिक्विड में ये भी क्या हो जाता है? डीप ब्लू। वाटर सॉल्युबिलिटी हमने लिख दिया है। इसमें स्मेल नहीं होता, लेकिन इसमें क्या होता है? लिटिल बिट स्मेल होता है, फिशी स्मेल होता है इसके अंदर। और ये थोड़ा सा टॉक्सिक होता है। टॉक्सिक मतलब आप ऑक्सीजन ज्यादा अमाउंट में ले लेंगे तो नुकसान नहीं है, लेकिन ओजोन लगातार ज्यादा अमाउंट में आप इनहेल नहीं कर सकते। एक बड़ी अच्छी चर्चा ये हुई थी कि ओजोन ऑक्सीजन में कब टूटता? सन से जब हाई फ्रीक्वेंसी के यूवी रेज आते हैं।
सन से जब हाई फ्रीक्वेंसी के यूवी रेज आते हैं, तो हाई फ्रीक्वेंसी मतलब हाई एनर्जी, तो हाई एनर्जी की वजह से ओजोन डिसोसिएट होता है और टूट के किस में आता है, O2 प्लस नेसेंट ऑक्सीजन। हमने यहां ये डिस्कस किया था, ये टूट रहा है लेकिन इसका टूटने का प्रोसेस जो है वो एक्सोथर्मिक। ये बड़ी अच्छी चर्चा थी कि ये टूट रहा है लेकिन इसके टूटने का जो प्रोसेस है वो क्या है, एक्सोथर्मिक है। ऐसा क्यों हुआ, क्योंकि ओजोन से ऑक्सीजन में ओजोन टूट रहा है बट नंबर ऑफ बॉन्ड्स इंक्रीज कर रहा है। कैसे, हमने बताया था O3 में क्या बॉन्ड ऑर्डर बोलते हो, 1.5। बॉन्ड ऑर्डर इज व्हाट, एवरेज नंबर ऑफ बॉन्ड। तो OO के बीच एवरेज नंबर ऑफ बॉन्ड क्या है, 1.5, जबकि O2 में बॉन्ड ऑर्डर क्या है, 2.0। तो आपका बॉन्ड्स का संख्या क्या हो गया, नंबर ऑफ बॉन्ड्स क्या हो गया आपका, इंक्रीज कर गया। इस वजह से हमारा बॉन्ड फॉर्मेशन एक्सोथर्मिक प्रोसेस हुआ, तो नेट इसमें एनर्जी रिलीज हुई। बॉन्ड ऑर्डर को हमने थोड़ा सा एक्सप्लेन किया था। तो ये ऑक्सीजन की बातें हुई थी, ठीक है। अब यहां से हम लोग आगे बढ़ते हैं। सल्फर, आपने पढ़ा हुआ है, ये भी क्या है, एक एलोट्रॉपिक एलिमेंट। न्यूमेरस एलोट्रॉप्स, कम है कि बहुत सारे, हाँ। याद करो एक बार, जहन पे जोर डालिए और बताइए दो इंपॉर्टेंट एलोट्रॉप्स इसके क्या क्या हमें पढ़ना, रोम्बिक एंड मोनोक्लिनिक, अल्फा एंड बीटा, दैट इज यही था ना बेटा, रोम्बिक एंड मोनोक्लिनिक। बेटा फॉर्म्स आर, क्या लिखोगे, मोस्ट कॉमन एलोट्रॉपिक फॉर्म्स, है ना। इसके बारे में आपने डिटेल में पढ़ा हुआ, याद है। अल्फा से बीटा में जाने के लिए आप क्या करते थे, याद करो एक बार, स्लो हीटिंग, याद आया, एलोट्रॉप में बहुत अच्छे से आपने किया हुआ। और यहां से यहां आने के लिए स्लो कूलिंग। कितने टेम्परेचर के ऊपर जाने पर, 369 केल्विन, याद आया। से ऊपर जाने पर यह इसमें कन्वर्ट होता था। अल्फा का मेल्टिंग पॉइंट 385.8 और बीटा का मेल्टिंग पॉइंट 393.5 केल्विन, यही है ना। आगे आगे आप बढ़ते हो और पीछे पीछे आपका क्लियर होते चले जाता, हाँ क्लियर नहीं होता, क्लियर हो जाता पूरा। आपको हमने बोला भी था कि नेक्स्ट क्लास जब आप इनऑर्गेनिक की करेंगे तो आप सल्फर के एलोट्रॉप्स देख करके आएंगे पूरा का पूरा। आप लोगों ने पीछे पढ़ा नहीं, यूट्यूब चैनल पे भी पढ़ा हुआ है, सल्फर का एलोट्रॉप्स, फॉस्फोरस के एलोट्रॉप्स, दोनों को अच्छे से एक बार रिवाइज कर जाए। हाँ चलो आ जाओ। तो एलोट्रॉप्स में मैं अभी ज्यादा नहीं जाने वाला। अब ये बताओ, ये वाटर सॉल्युबल एलिमेंट था या इनसॉल्युबल, इनसॉल्युबल। वाटर सॉल्युबल एलिमेंट था या इनसॉल्युबल, इनसॉल्युबल। ये भी वाटर में सॉल्युबल, लेकिन कब सॉल्युबल था, याद है। हाँ, सल्फर को जब आप वाटर में डाल के बॉइल करते हो तो बेटा ये क्या बनाता है, H2S प्लस SO2। ये दो ऐसे गैसेज हैं जो वाटर सॉल्युबल है और H2S तो काफी ज्यादा सॉल्युबल है। ये दोनों क्या है, वाटर सॉल्युबल गैसेज। तो इस तरह से आपसे क्वेश्चन में ये पूछता है कि सल्फर बॉइलिंग वाटर में क्यों सॉल्युबल है, तो ड्यू टू फॉर्मेशन ऑफ H2S एंड SO2, that is solubility of sulfur
in boiling water is due to formation of H2S and SO2। ठीक है, ये काफी यूजफुल होता है। जैसे आपने ये पढ़ा, एलोट्रॉप्स में हमने करवाया हुआ है, आप उसमें ये देखेंगे कि ये NaOH में सॉल्युबल। क्लोरीन का NaOH से रिएक्शन करवाया क्या, ये नहीं करवाया वो हेलोजन में? ब्लीचिंग पाउडर तो करवाया छोटू, हाँ तो करवाया, डेफिनेटली हो गई। देखो सल्फर, अपन किसकी बात करते हैं, अल्फा एंड बीटा। हमने लिखा था पार्शियली सॉल्युबल है ये दोनों, कहां पे, कहां पे, जल्दी बोलो। गुड, वेरी गुड। एल्कोहल, बेंजीन एंड ईथर, और बहुत सारे ऑर्गेनिक सॉल्वेंट्स में भी। लेकिन यही अल्फा और बीटा वाटर में क्या रहा, इनसॉल्युबल। यही सॉल्युबल रहा किसमें, हॉट वाटर में या बॉइलिंग वाटर में। और एक बहुत अच्छा पॉइंट हमने लिखा था, ये सॉल्युबल है CH2, कार्बन डाइसल्फाइड, सॉल्युबल इन, ये बड़ा अच्छा पॉइंट था, ये आपसे डिस्कस पूछा जाता है, ये आपके एनसीईआरटी की लाइन भी। अब रहा सवाल सॉल्युबल इन NaOH। एक और पॉइंट आ गया, सॉल्युबल इन, ठीक है, क्यों, वाई, NaOH में क्यों सॉल्युबल? बेसिकली जब आप सल्फर को NaOH के सॉल्यूशन में डालते हैं और हीट करते हैं, कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन है इसलिए एक्वस लिख दिया हमने, तो एक रिएक्शन होता है अंदर। जैसे आपका वो रिएक्शन था, कौन सा, NaOH प्लस Cl2। तो क्या होता था, एक्सक्यूज, पहले क्लोरीन वाटर से रिएक्ट करता था, तो HCl प्लस HOCl, कोल्ड वाटर है अगर तो, और फिर ये बेस है और ये दोनों एसिड है, इसीलिए अपना फाइनल प्रोडक्ट बेटा क्या होता था, NaCl प्लस NaOCl। याद आया, करवाया हुआ हमने, प्लस वाटर। यहां पर भी वही चीजें होंगी, पहले सल्फर किससे रिएक्ट करेगा, वाटर से, और क्या बनाएगा, H2S प्लस SO2। H2S भी क्या है और SO2 भी क्या है, नॉन मेटल का ऑक्साइड, एसिडिक होता। अब अगला रिएक्शन अंदर में क्या होगा बेटा, NaOH का किससे, H2S से, क्या बनेगा, Na2S। बोलो, एसिड प्लस बेस क्या होता है, सॉल्ट, तो एक प्रोडक्ट क्या आ गया, Na2S। अगला एक और होगा, क्या होगा, फिर से NaOH रिएक्ट करेगा, बेस अपना किससे रिएक्ट करेगा इस बार, हाँ वेरी गुड, और इस बार क्या बनाएगा, Na2SO3, क्या बनाएगा, Na2SO3। तो तरीके से Na2S और Na2SO3 बनना चाहिए, लेकिन एक रिएक्शन एक्स्ट्रा होता है इसके अंदर, ध्यान से, इसके अंदर एक रिएक्शन एक्स्ट्रा होते हैं। वो एक्स्ट्रा रिएक्शन क्या है, ये जो आपका, ध्यान से, Na2SO3 बनता है, ये हमारे वहां पर जो और सल्फर मौजूद है ना, उससे रिएक्ट कर जाता है, उससे, कौन, ये एक एक्स्ट्रा रिएक्शन है Na2SO3। चूंकि ये एक रेडॉक्स एजेंट है, पढ़ोगे रेडॉक्स में
कैसे, और ये भी एक रेडॉक्स एजेंट है, तो ये दोनों आपस में रिएक्ट करते हैं, ये एक एक्स्ट्रा रिएक्शन, और रिएक्ट करके एक नई चीजें बनती है। यहां नई चीज क्या बनती है, Na2H2O3। आप याद रखने के लिए सिंपली सल्फर को ऐड करते, याद रखने के लिए। हुआ कैसे ये मैं बाद में बताऊंगा। वैसे हमने आपको पढ़ाया है, रेडॉक्स में याद होगा, H2O3 डबल माइनस थायोसल्फेट, थायोसल्फ्यूरिक एसिड, याद आया, उसमें टर्मिनल सल्फर का -2 था, भूल गए होंगे। तो ये एक एक्स्ट्रा प्रोडक्ट बनाया Na2H2O3। आप इसको हाइपो के नाम से जानते हो क्रिस्टलाइन फॉर्म में, और प्लस वाटर। तो अब आप बताओ बेटा कि हमारा फाइनल प्रोडक्ट क्या है, क्या आएगा, एक प्रोडक्ट क्या आएगा, Na2S। अब Na2SO3 लिखा जाए या Na2H2O3 लिखा जाए, और हाइड्रोजन की वजह से क्या बना दिया जाए, वाटर। क्या आपको आया समझ में? ये आपके एनसीईआरटी में दी हुई है, और बहुत फ्रीक्वेंट बेसिस पर हर 1 साल 2 साल के गैप पर जेईई मेंस या नीट वालों को ये क्वेश्चन पूछे जाते हैं, दोनों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट। NaOH प्लस सल्फर का रिएक्शन, ये जो Na2H2O3 था, हमने इसके बारे में डिस्कस करा हुआ है, इसलिए बहुत डिटेल में तो नहीं बताऊंगा, लेकिन हमने किया था। इसका ऐसे होता है ना, और OH था, यही O- आ गया, अरे यही ना Na+ लगा दोगे, और एक डबल बॉन्ड हो। इस सल्फर का ऑक्सीडेशन स्टेट क्या था, -2, और इस सल्फर का +6, इसीलिए एवरेज ऑक्सीडेशन स्टेट क्या होता था, +2। किया हुआ रेडॉक्स में, बहुत अच्छे से डिटेल में किया था, इसलिए हमने बोला था आपसे फिजिकल और इनऑर्गेनिक सीखने की जगह केमिस्ट्री सीखे, वो ज्यादा बेहतर। तो आपने देखा कि सल्फर क्यों NaOH में सॉल्युबल है, तो अगर आपसे बोलेगा सॉल्युबिलिटी NaOH में सल्फर की किस वजह से है, तो आप बोलेंगे ड्यू टू फॉर्मेशन ऑफ Na2S एंड Na2H2O3। क्लियर हो गई चीजें? चलो, बाकी सल्फर के एलोट्रॉपिक प्रॉपर्टीज के बारे में आप फिर से पढ़ोगे, और एक बार पढ़ाऊंगा, मैंने पहले भी एक बार बताया, फिर से एक बार हो जाएगा। सेलेनियम के बारे में बहुत ज्यादा हमें पढ़ना नहीं है, टेल्यूरियम भी बहुत ज्यादा नहीं पढ़ना, इंट्रोडक्शन चल रहा है चूंकि एलिमेंट्स का, और पोलोनियम तो बिल्कुल नहीं पढ़ना। इस ग्रुप में आप एक पॉइंट और डिस्कस कर सकते हैं, मेल्टिंग पॉइंट। जैसे आपने इनर्ट एंड नोबल गैसेस में भी मेल्टिंग पॉइंट डिस्कस किया था, याद है? इनर्ट एंड नोबल गैसेस में भी मेल्टिंग पॉइंट डिस्कस किया था हमने। तो वैसे ही आप कैल्कोजन हेलोजन में भी आपने डिस्कस किया, तो कैल्कोजन में भी आप डिस्कस कर सकते हैं। चलो आ जाओ, ऑक्सीजन, सल्फर, सेलेनियम, टेल्यूरियम, पोलोनियम को छोड़ देते हैं थोड़ी देर के लिए। कौन सॉलिड है, कौन लिक्विड है, कौन गैस है? ऑक्सीजन क्या है बेटा, गैस, सल्फर सॉलिड, सेलेनियम, और ये भी ध्यान से, इनमें से कौन कौन मॉलिक्यूलर नेचर के, O2 और सल्फर, ये दोनों नेचर में क्या है, मॉलिक्यूलर इन नेचर। मॉलिक्यूलर इन नेचर का क्या मतलब हुआ, इनके मॉलिक्यूल्स पाए जाते हैं एलिमेंटल स्टेट। एलिमेंटल स्टेट में क्या पाए जाते हैं, एलिमेंटल स्टेट किसको बोलते हो, जिसमें एलिमेंट मिलता है, O2, S8, S6। लेकिन ये दोनों मॉलिक्यूलर नहीं है नेचर, क्या है, पॉलीमेरिक। ये भी हमने फिजिकल में कराया हो एटॉमिसिटी के दौरान।
तो ये पॉलीमेरिक फॉर्म में पाया जाता है। किस फॉर्म में? तो अब आप बताओ, आपको क्या लगता है मेल्टिंग पॉइंट इस बार ऊपर होगा ज्यादा या नीचे? कैसे सब्सटेंस का मेल्टिंग पॉइंट ज्यादा होगा, जो मॉलिक्यूलर होगा नेचर में या जो पॉलीमेरिक होगा? जो पॉलीमेरिक होगा, क्योंकि मेल्ट करना पॉलीमेरिक सब्सटेंस को डिफिकल्ट होगा। मॉलिक्यूलर में क्या होगा, बीच के वैन डर वाल्स फोर्स को ओवरकम करना। तो पॉलीमेरिक सब्सटेंस का हमेशा मेल्टिंग पॉइंट क्या होगा? ज्यादा। जैसे अगर आपको एलोट्रॉप्स याद हो तो व्हाइट फास्फोरस का मेल्टिंग पॉइंट ज्यादा लिखते थे, या आप रेड और ब्लैक का? रेड और ब्लैक का आपने तो पढ़ा भी था कि एटमॉस्फेरिक प्रेशर पर ब्लैक को मेल्ट करना पॉसिबल भी नहीं है, कितना भी टेम्परेचर अप्लाई कर रहे हो आप। याद आया? तो इसमें मेल्टिंग पॉइंट किधर हो गया बेटा? ऑक्सीजन से ज्यादा सल्फर, सेलेनियम। आ गया समझ में? ये क्वेश्चन आपसे पूछा गया है जेईई मेंस 2022 में। इनर्ट एंड नोबल गैसेज में यही किधर था, ऊपर या नीचे? नीचे। हेलोजन में किधर था? नीचे। वहां पे रीजन लॉजिक क्या लगा था? मोलर मास, वैन डर वाल्स फोर्स, कारण वो मॉलिक्यूलर थे नेचर। हेलोजन नेचर में क्या थे? मॉलिक्यूलर। इसलिए मॉलिक्यूल के बीच का वैन डर वाल्स फोर्स कब स्ट्रांग होगा? जब मोलर मास ज्यादा होगा। लेकिन ये सब्सटेंस नेचर में मॉलिक्यूलर सारे के सारे नहीं है, नीचे वाला पॉलीमेरिक है नेचर। जैसे डायमंड, ग्रेफाइट। तो क्या डायमंड और ग्रेफाइट को मेल्ट करना इजी है? नहीं। क्या आप एटमॉस्फेरिक प्रेशर पर मेल्ट कर लेंगे? बिल्कुल नहीं कर सकता। ठीक है, हमेशा पॉलीमेरिक सब्सटेंस का मेल्टिंग पॉइंट क्या होगा? ज्यादा होगा। किसके रिस्पेक्ट में? मॉलिक्यूलर के। तो चलो, ये 6A के बारे में हम लोगों ने पढ़ा। अब अपन डिस्कस करते हैं 5A। थोड़ा थोड़ा ही जानना है इंट्रोडक्शन के तौर पे, बहुत ज्यादा डेप्थ में भी जाना नहीं। 15th ग्रुप ना, बोलो। नाइट्रोजन, फास्फोरस, आर्सेनिक, एंटीमनी, बिस्मथ। एंटीमनी स्टीबियम, एंटीमनी का पूरा नाम क्या है? ये दोनों कौन एलिमेंट? ये दोनों मेटलवाइड्स और बिस्मथ। ठीक है, ध्यान से। मेल्टिंग पॉइंट अभी ताजा ताजा पढ़े हो तो फिर से फ्रेश टॉपिक मेल्टिंग पॉइंट ही रख लो। कौन मॉलिक्यूलर है? नाइट्रोजन, N2 ना। और फास्फोरस भी मॉलिक्यूलर है। फॉर्मूला आर्सेनिक और एंटीमनी मेटलवाइड है, और मेटलवाइड लगभग सारे मेटलवाइड पॉलीमेरिक होते। क्या बोला हमने? मेटलवाइड्स जनरली पॉलीमेरिक होते हैं नेचर में, एलिमेंटल स्टेट। तो ये हमारा हो गया मॉलिक्यूलर इन नेचर, N2 और P4 ना। ये हो गया हमारा पॉलीमेरिक इन नेचर। मेटलवाइड्स जनरली क्या होते हैं? पॉलीमेरिक फॉर्म। अगर अभी आपने पिछले वाले ग्रुप को देखा तो आपको ध्यान में आया कि ये दोनों भी मेटलवाइड थे। ये दोनों क्या था? नॉन मेटल्स। लेकिन ये दोनों क्या है? तो हमने तो स्पष्ट बोला कि मेटलवाइड्स क्या होते हैं नेचर में? पॉलीमेरिक। एक्सक्यूज, अरे तो ये हमने लिख दिया पॉलीमेरिक इन नेचर। बिस्मथ वही क्या है? मेटल। तो अगर मैं बोलूं कि नाइट्रोजन फास्फोरस का मेल्टिंग पॉइंट ज्यादा होएगा या आर्सेनिक एंटीमनी, और मेरा अगला सवाल यह होगा आर्सेनिक एंटीमनी ज्यादा होगा या बिस्मथ? आर्सेनिक एंटीमनी।
सबसे ज्यादा मेल्टिंग पॉइंट किन सब्सटेंसेस का होता है? पॉलीमेरिक। अरे काफी दिन के बाद क्लास स्टार्ट हुई है। पता नहीं कैसे एलर्जी हो रही है, एसी के कारण क्या हो सकता है। तो आर्सेनिक एंटीमनी या बिस्मथ? आर्सेनिक। पॉलीमेरिक सब्सटेंसेस के मेल्टिंग पॉइंट जनरली मेटेलिक से भी ज्यादा। क्या बोला हमने? जो मेल्टिंग पॉइंट है ये पॉलीमेरिक सब्सटेंस जो भी होंगे उनके जनरली मेटेलिक से भी ज्यादा होते हैं, और मेटेलिक का मॉलिक्यूलर से ज्यादा। नॉन मेटेलिक मत बोलो, मॉलिक्यूलर बोलो ना। क्या आया समझ में? ये बहुत यूजफुल इंफॉर्मेशन। तो इन दोनों से ज्यादा इन दोनों का। अब इन दोनों में किसका ज्यादा? फॉस्फोरस। नाइट्रोजन गैस है, फॉस्फोरस सॉलिड है। इन दोनों में किसका? आर्सेन। अगर दोनों पॉलीमेरिक है तो जो छोटा है साइज में वहां पैकिंग ज्यादा रहती, तो सबसे ज्यादा फाइनली मेल्टिंग पॉइंट किसका आया? आर्सेनिक के बाद, एंटीमनी के बाद, बिस्मथ के बाद। क्या लग रहा है आपको? बहुत रेगुलर ट्रेंड है कि टेढ़ा मेढ़ा? काफी टेढ़ा मेढ़ा। यही इनऑर्गेनिक की खासियत। अब इसको बैठ के रटते रहोगे फिर कभी पल्ले नहीं पड़ेगा, इधर रटोगे उधर भूल जाओगे। लेकिन ये लॉजिक अगर ध्यान रखोगे कि जब भी क्या है हमें मॉलिक्यूलर, मेटेलिक और पॉलीमेरिक तीन तरह के सब्सटेंसेस के मेल्टिंग पॉइंट कंपेयर करने हो तो अपने को सबसे ज्यादा किसका रखना? पॉलीमेरिक। सेकंड नंबर पे मेटेलिक, और सबसे कम मॉलिक्यूलर इन जनरल। ठीक है। और यदि दो सब्सटेंस दोनों पॉलीमेरिक है तो फिर किसका? जिसका साइज छोटा हो। और अगर दो मॉलिक्यूलर है तो किसका ज्यादा? साइज बड़ा नहीं बोलो, मोलर मास ज्यादा। ठीक है। अब आ गया मेल्टिंग पॉइंट, एक बड़ा इशू था। इनऑर्गेनिक को पढ़ने वाले स्टूडेंट ही समझ पाते हैं कि इनऑर्गेनिक का रंग रूप क्या है। इसको ऐसे समझो जैसे यूजुअली पहले लोग मेल्टिंग पॉइंट पढ़ते थे, और अभी भी मोस्टली लोग इनऑर्गेनिक वैसे ही पढ़ते हैं, एलिमेंट्स का मेल्टिंग पॉइंट। तो वो एल्कली मेटल एक पढ़ लिया करते थे ग्रुप एल्कली मेटल में, और एक हेलोजन इनर्ट गैस। और इत्तेफाक से एग्जाम्स में भी वही तीन ग्रुप से सबसे ज्यादा आता था, रेयर ही कभी कभार दूसरे ग्रुप से। फिर बीच में स्टार्ट हुआ जेईई मेन टेस्ट सीरीज। टेस्ट सीरीज क्यों समझ रहे हो? क्योंकि एक साल में आप 20-25 बार लेते हैं, बहुत सारा पेपर लेते हैं, तो टेस्ट सीरीज हो गया एक तरह से। एग्जाम कहां रहा? तो जेईई मेन ने अब मान लो कि एक पेपर में पूछ दिया कि फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन में किसका मेल्टिंग पॉइंट ज्यादा होगा, ऑर्डर लगाया। एक पेपर में पूछ दिया तो बेटा ये तो बहुत ज्यादा इजी है। आयोडीन नीचे सॉलिड है, फ्लोरीन ऊपर गैस है, बच्चा ऐसे भी लगा ले, या वेंडरवाल फोर्स लगा ले। लेकिन अब जो बाकी 20 पेपर और हो रहे हैं, 25 पेपर और हो रहे हैं, पेपर इक्विवेलेंट बनाना होता है। तो अगर एक पेपर में मेल्टिंग पॉइंट पूछा गया है तो 4-5 पेपर में और मेल्टिंग पॉइंट पूछा जाएगा या नहीं? तो सवाल है, सब में आप तो हेलोजन ही नहीं ना पूछोगे, सब में आप इनर्ट गैस तो नहीं पूछोगे ना, बाकी भी तो लाओगे। इसीलिए उस चक्कर में 6A से भी अब पूछना स्टार्ट हो गया, और 5A से भी, जो पहले नहीं पूछा जाता था। और एक बार जेई वालों को जब पूछना शुरू कर दिया गया
तो नीट वालों की मजबूरी हो गई पढ़ना। क्यों? क्योंकि भाई इधर के क्वेश्चंस हमारे यहाँ इधर छापे जाते हैं और इधर के क्वेश्चंस उधर छापे जाते हैं। हाँ, नीट का क्वेश्चन तो जेई एडवांस वाले तक कभी कभी छाप लेते हैं। बैक बॉन्डिंग की एक बड़ी प्यारी सी क्वेश्चन है, ट्राई मिथाइल एमीन ट्राइसिलाइल एमीन, वो पहले एआईपीएमटी में पूछा गया, बाद में जेई एडवांस में 2005 में पूछा गया आईआईटी में। तो अपने यहाँ का तो ये दस्तूर है इसकी टोपी उसके सर। तो इसी चक्कर में नीट वालों की लंका लगी रहती, लंका लगी नहीं, समझते हो ना। तो ये इनऑर्गेनिक की खासियत है। पहले लोग ये न पढ़ के काम निकाल सकते थे, बट अब ऐसा नहीं हो सकता। अब वो कहीं से कहीं आता। अब लकी ड्रॉ में जो आया आपके हिस्से में आप झेले। आ जाओ, इन ग्रुप के एलिमेंट्स का एक नाम होता है। क्या नाम होता है बेटा? निकोजेन्स होता है ना। इनको आप बोलते हो निकोजेन्स। क्यों बोलते हो निकोजेन्स? नाइट्रोजन इसलिए नहीं, निकोजेन का मतलब होता है पॉइजनस, टू मेक पॉइजन, पॉइजनस सब्सटेंसेज। ये पॉइजन से रिलेटेड टर्म है। तो ये नाइट्रोजन को छोड़ के बाकी एलिमेंट पॉइजनस। किसको छोड़ के? एक्सेप्ट नाइट्रोजन, दे ऑल आर पॉइजनस एलिमेंटल फॉर्म। अब जरूरी नहीं कि इनके सारे कंपाउंड भी पॉइजनस हो। फास्फोरस के ढेर सारे कंपाउंड आप खाते हैं, वो एडिबल है, या फास्फोरस एक इंपॉर्टेंट मिनरल है आपकी बॉडी के लिए, तो इसका मतलब क्या है कि फास्फोरस एलिमेंट फॉर्म में खा लोगे? नहीं, वो किसी दूसरे कंपाउंड मॉलिक्यूल के फॉर्म में आपकी बॉडी में जाता है, फॉस्फेट के फॉर्म में पहुंचता है, या और भी बहुत सारे। तो निकोजेन मींस पॉइजनस, एक्सेप्ट नाइट्रोजन दे ऑल आर पॉइजनस। ये सारे के सारे पॉइजनस। ठीक है, आ जाओ। अब अगर मैं बातें करूं वाटर सॉल्युबिलिटी पर, किस पर? ध्यान से। नाइट्रोजन स्प्रैंगली soluble in water, soluble in water like oxygen, like inert noble gases, like हेलोजन भी। क्या हेलोजन्स अच्छे से soluble है एक्सेप्ट आयोडीन। पानी में स्प्रैंगली soluble है कौन? नाइट्रोजन। soluble क्यों होगा? सॉल्युबिलिटी का रीजन क्या होगा? क्या रिएक्शन करेगा? नो। क्या O2 रिएक्शन कर रहा था? नो। तो फिर कौन सा इंटरेक्शन होगा? डायपोल आईडी इंटरेक्शन नहीं होगा। नाइट्रोजन वाटर से रिएक्शन नहीं करेगा। सॉल्युबिलिटी किस वजह से होगी? डायपोल आईडी। कोई दिक्कत है? नेक्स्ट आ जाओ, कौन सा एलिमेंट है? फास्फोरस। फिर आपको एलोट्रॉप्स पे जाना पड़ेगा। एक कौन सा फॉर्म, और दो, और तीसरा, तीनों ही फॉर्म वाटर में इनसॉल्युबल। इनसॉल्युबल ना, लेकिन ये वाला फॉर्म सॉल्युबल था कहां पे? ना हॉट वाटर में, ना ना ना, स्टीम में पार्शियली डिकम्पोज होता था। कहां पे सॉल्युबल होता था? बेंजीन में। हाँ,
CH2 में, NaOH में, तो soluble in बेंजीन, CH2, NaOH। दो चीजों के बारे में बातें करनी जरूरी है, एक वाटर और दूसरा NaOH। ये दोनों ही सल्फर, क्या बताया था बेटा, याद है, इनसॉल्युबल है, वाटर में भी और यहां तक कि NaOH में भी, हर कुछ में ये क्या है, इनसॉल्युबल। और हमने आपसे बताया था कि रेड फास्फोरस और व्हाइट फास्फोरस को सेपरेट करने का यह तरीका है कि अगर आप उसको NaOH एल्कली सॉल्यूशन में डाल देंगे तो कौन रिएक्ट कर जाएगा, व्हाइट फास्फोरस, और कौन रिएक्ट नहीं करेगा, तो जो सॉल्यूशन में चला जाएगा वो व्हाइट चला जाएगा, और जो बच जाएगा रेसिड्यू वो रेड फास्फोरस बचेगा। तो रेड और व्हाइट को सेपरेट करने का तरीका, हालांकि हमारी एनसीईआरटी ने मेंशन किया है, जो गलत लिखा है, हालांकि वो ट्रूली गलत नहीं है, इंफॉर्मेशन वो इनकम्प्लीट इंफॉर्मेशन है जिसके कारण लोगों को कंफ्यूजन आता। उसने लिखा हुआ है कि रेड फास्फोरस प्लस NaOH, रेड P प्लस NaOH रिएक्ट करता है और रिएक्ट करके एक प्रोडक्ट बनाता है। एसिड के फॉर्मेशन के बारे में उसने दिखाया है, इस एसिड का फॉर्मेशन इस तरह से होता है। तो वो इंफॉर्मेशन गलत है क्योंकि उसका 2 स्टेप है, उसने पूरा कंप्लीट नहीं लिखा उसको। इससे लोगों के दिमाग में जाता है कि रेड फास्फोरस NaOH में सॉल्युबल। पहले एक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट सोडियम हाइपोक्लोराइट लगा के उसको ऑक्सीडाइज किया जाता है, फिर NaOH में डाला जाता है। तो वो कंप्लीट इंफॉर्मेशन ना लिख करके वो एक पार्शियल इंफॉर्मेशन लिखा। ठीक है क्या छोटू, डायपोल आईडी इंटरेक्शन छोटू करवाया है हमने, डायपोल आईडी इंटरेक्शन हुआ, करवाया ना। मान लो ये जेनोन है, तो क्या किया था, एक एंड पर डेल्टा माइनस और एक एंड पर डेल्टा प्लस, और इसी को आप आईडी बोलते हैं। ये दूसरे मॉलिक्यूल के इन्फ्लुएंस से आता है, और फिर यहां पर वाटर का क्या आ गया, नेगेटिव डायपोल, तो ये डेल्टा माइनस डायपोल है, और इधर वाटर का क्या आ जाएगा, पॉजिटिव डायपोल, और ये डेल्टा प्लस क्या है, डायपोल। तो इस तरह से ये इंटरेक्शन क्या कहलाता है, डायपोल आईडी, कूलम्बिक इंटरेक्शन। क्या बोला हमने यहां पे बेटा, इंफॉर्मेशन, अच्छा रहने तो अभी टाइम लग जाएगा, नहीं तो निकाल के मैं एनसीईआरटी दिखा देता हूं। हमने बोला आपके एनसीईआरटी में एक फैक्ट लिखा हुआ है, यहां से दिखेगा क्या, नहीं दिखेगा, चलो ऐसे लिख देता हूं, एनसीईआरटी के वो लाइन में लिख देता हूं, NaOH प्लस P रेड H4P2O6, नहीं समझ में आया, ये आपके एनसीईआरटी की लाइन।
इसने क्या किया है, NaOH का रिएक्शन रेड फास्फोरस से क्या बना दिया, H4P2O6। ये इनकम्प्लीट इंफॉर्मेशन, ये भी नहीं कह सकता हूं कि पूरे तरीके से, हालांकि है तो गलत ही, लेकिन फिर भी अगर कुछ बोला भी जाए तो ये क्या है, इनकम्प्लीट इंफॉर्मेशन। और ये जेईई मेन में पूछा गया, आई थिंक 2023 का क्वेश्चन, कि NaOH प्लस P रेड से कौन सा एसिड बनेगा, ये क्वेश्चन पूछा हुआ, ठीक है। नहीं, H4P2O6 एसिड का फॉर्मेशन कैसे होता, तो 4 ऑप्शन देकर के ये पूछा हुआ है, जेईई मेन 2023 एग्जैक्ट। अब देखो इसमें है क्या, हमने बोला ये इनकम्प्लीट क्यों है, पहले इसमें पी रेड को किसी अच्छे ऑक्सीडाइजिंग एजेंट लाइक सोडियम हाइपोक्लोराइट वगैरह से ऑक्सीडाइज किया जाता है, और ऑक्सीडाइज करके तब प्रोडक्ट को NaOH के साथ ट्रीट किया जाता है। तो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट इसमें मिसिंग। ये देखने से क्या लग रहा है कि सर आपने पढ़ाया NaOH में सिर्फ व्हाइट फास्फोरस सॉल्युबल है या रिएक्ट कर रहा है, लेकिन यहाँ पे क्या पढ़ रहे हैं अपन, रेड फास्फोरस में रिएक्ट कर रहा है। तो सर हमने गलत पढ़ा, तो हमने गलत नहीं पढ़ा, हमारी बुक में इंफॉर्मेशन कंप्लीट दी नहीं हुई है, ठीक है। तो ये चीजें भी आपको ध्यान रखनी होगी, H4P2O6 का प्रिपरेशन होता है। एनीवेज आ जाओ वापस। तो व्हाइट फास्फोरस इस तरह से वाटर में सॉल्युबल था, लेकिन NaOH में क्या है, सॉल्युबल। और रेड और ब्लैक क्या था, वाटर में भी इनसॉल्युबल और NaOH में भी इनसॉल्युबल, मतलब इसका उससे रिएक्शन नहीं होगा। लेकिन फिर भी हमने एक चीज किया था, व्हाइट फास्फोरस का किसके तरफ, स्ट्रीम, याद है, अगर हमने P4 व्हाइट फास्फोरस पर हीट करते हुए कंटिन्यूअस किस चीज का फ्लो दिया था, स्टीम का, तब ये थोड़ा सा डिसोसिएट होना स्टार्ट हो जाता, पार्शियल डिकम्पोजिशन हमने बोला। और क्या बनता है याद है, H3PO2 प्लस PH3। PH3 फॉस्फीन गैस बोलते हो, पॉइजनस होता। अच्छे से देखोगे बेटा, ठीक है। जाहिर सी बात है इसमें एक प्रोडक्ट एसिड है, कौन, इसीलिए अगर इसमें बेस मिला दिया जाए तो रिएक्शन राइट शिफ्ट कर जाएगा। किससे रिएक्ट कर जाएगा वो, H3PO2 से, और रिएक्शन इक्विलिब्रियम ना होकर के तब राइट से। पहले तो यहां पर आपने क्या लिखा, दैट इज व्हाइट फास्फोरस गेट्स पार्शियली डिकम्पोज्ड बाय स्टीम ना, लेकिन बट अगर हमने क्या किया, इसी NaOH में क्या लगा दिया, P4 में क्या डाला बेटा, NaOH एक्वस हिट किया, तो अब ये रिएक्शन क्या होगा, तेज होगा ना। तो इसमें बीच में एक रिएक्शन किससे होगा, H3PO2 का, किससे, ये क्या है और ये क्या है, ये क्या देगा, H प्लस, कितना H प्लस देगा, 1, कितना देगा, ये ऐसा एसिड है जिसकी बेसिसिटी 1 ही है, पढ़ोगे आगे। इसकी बेसिसिटी मतलब H प्लस देना, OH की संख्या, इसकी बेसिसिटी कितनी है, 1। क्या नहीं है, क्यों नहीं है, वो इनऑर्गेनिक में आगे पढ़ोगे, वो काफी आगे है। तो ये एक ही H प्लस दे सकता, तो एक H प्लस देगा तो क्या बनाएगा बोलो, H2PO2 माइनस या प्लस, H2PO2 पर माइनस या प्लस, माइनस, H प्लस निकला ना, तो H2PO2 पर क्या बचा, माइनस। तो प्रोडक्ट बेटा क्या हो गया ऊपर, NaH2PO2 और प्लस PH3। क्या आपको समझ में आया, बहुत इंपॉर्टेंट हो गया। नहीं बैलेंस करोगे तो वाटर लिखने की जरूरत नहीं पड़ी। क्या यह आया आपको समझ में अच्छे से, NaOH प्लस P4 क्या बना, NaH2PO2 प्लस PH3। तो जैसे आपसे यह पूछा जा सकता है
कि सल्फर की सॉल्युबिलिटी NaOH में क्यों है, तो आपने लिखा ड्यू टू फॉर्मेशन ऑफ Na2S एंड Na2S2O3। वैसे ही आपसे क्या क्वेश्चन पूछा जाएगा, व्हाइट फास्फोरस की सॉल्युबिलिटी NaOH में क्यों है, तो आप क्या रीजन लिखेंगे, ड्यू टू फॉर्मेशन ऑफ नो NaH2PO2, ये नहीं लिखेंगे, इसके कारण ये गैस है ये बाहर निकल गया, इसकी सॉल्युबिलिटी किसके वजह से हुई, NaH2PO2, ये पानी में रह गया, ये सॉल्युबल। क्लियर हो गया। तो आपने नाइट्रोजन की सॉल्युबिलिटी जाना, नाइट्रोजन एक गैस है, स्प्रैंगली थोड़े बहुत सॉल्युबल है, ऑक्सीजन के जितना नहीं है, ऑक्सीजन थोड़ा ज्यादा रिलेटिवली उससे। और आपने सीखा फास्फोरस के बारे में कि फास्फोरस के तीनों फॉर्म में, व्हाइट फॉर्म बेंजीन वगैरह में, CH2 वगैरह में सॉल्युबल है, NaOH में सॉल्युबल है, H2Cl2 में सॉल्युबल है, वो भी करवाया हुआ है एलोट्रॉप में। एलोट्रॉप सल्फर का और फास्फोरस का अच्छे से जाके पढ़ लोगे, और जिन लोगों ने उस समय में क्लास नहीं ज्वाइन किया था वो यूट्यूब पे जाके ढूंढे, यूट्यूब पे पढ़ा हुआ, ठीक है, और उसका नोट्स भी रेडी कर ले पूरा एलोट्रॉप्स का। एलोट्रॉप हमने एक सीरीज पढ़ाया था शुरू के समय में, बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है वो। चलो अब नेक्स्ट किसके बारे में बात की जाए, आर्सेनिक, एंटीमनी एंड बिस्मथ। ये सारे एलिमेंट्स वाटर में इनसॉल्युबल, लेकिन इनमें से कुछ रिएक्शन करते भी हैं, लेकिन हमें मतलब नहीं, हम वाटर इनसॉल्युबल लिख के निकल जाए। आर्सेनिक, एंटीमनी, बिस्मथ। चलो सॉल्युबिलिटी की बातें हो गई, अब बात की जाए नाइट्रोजन पे। आ जाओ, एलिमेंटल फॉर्म क्या है, N2। जब भी आप नाइट्रोजन बोलते हो तो इसका मतलब क्या समझ में आता, N2। हाईली इनर्ट, हाईली दैट इज क्रिएट्स इनर्ट एटमॉस्फेयर। किस तरीके का एटमॉस्फेयर, लाइक नोबल गैसेज, लाइक वैसा ही ये इनर्ट एटमॉस्फेयर क्रिएट करता है। जैसा कौन करता है बेटा, इनर्ट गैस नहीं, नोबल गैस। इनर्ट गैस कुछ ज्यादा ही इनर्ट एटमॉस्फेयर क्रिएट करता है, हीलियम, नियन एंड आर्गन। और नोबल गैसेज क्रिप्टन, जेनॉन एंड रेडॉन। तो क्रिप्टन के जैसा ये एक इनर्ट माहौल क्रिएट करता है। तो इसी वजह से बहुत सारे रिएक्शंस N2 के वजह से या तो स्लो डाउन हो जाते हैं या स्टॉप हो जाते हैं। नहीं, जैसे बहुत सारे रिएक्शंस या तो N2 के वजह से स्टॉप हो जाते हैं या स्लो हो जाते हैं। रिजल्ट्स, या ऐसे लिखो, इट्स प्रेजेंस इन एटमॉस्फेयर ना इन लार्ज अमाउंट, रिजल्ट्स स्लो डाउन किसका, ऑफ मेनी केमिकल रिएक्शंस। बहुत को स्टॉप भी कर सकता है, लाइक जैसे एक दो पॉइंट बोलो, रेट ऑफ रेस्पिरेशन, अगर नाइट्रोजन एटमॉस्फेयर में नहीं रहता तो आप जिस रफ्तार से आप जो इनहेल करते, इनहेल तो इतना ही अमाउंट में गैस करते, तो उस केस में क्या ज्यादा इनहेल करते आप, ऑक्सीजन। अगर एटमॉस्फेयर में नाइट्रोजन नहीं रहता तो आप क्या इनहेल करते, तो ज्यादा अमाउंट में अगर ऑक्सीजन आप इनहेल करते तो इससे जो
कंबशन है या डाइजेशन आपका प्रोसेस है, सारा प्रोसेस क्या होता, फास्ट होता। रेस्पिरेशन क्या होता, फास्ट होता। तो इस फास्ट प्रोसेस से क्या होता है, एनर्जी का अमाउंट बॉडी में ज्यादा लिबरेट होता, आप उतनी एनर्जी को बॉडी में सस्टेन नहीं कर पाते और आपकी डेथ हो जाती। इसीलिए आप प्योर ऑक्सीजन ब्रीथ नहीं कर सकते, लंबे समय तक नहीं कर सकते। आप जो नहीं, ऑक्सीजन सिलेंडर भी जो लगाते हैं उसमें भी प्योर ऑक्सीजन ब्रीथ नहीं करते, उसमें कार्बन डाइऑक्साइड मिलाया जाता। समझ में आया? तो ये नेचर ने जो हमें दे रखा है ना कमीनो, हमें इसकी अहमियत समझ में नहीं आती है कि नेचर ने जो हमें दिया है क्या दिया। मुफ्त में मिल रहा है, लिए जा रहे हैं, समाप्त किए जा रहे हैं और वापस क्रिएट भी नहीं कर रहे हैं। पानी कंज्यूम करते हो भरमन, जब तक पूरा लगे कि पैर से पूरा डस्ट ना निकल गया है तब तक लगाते जा रहे हो, 1 बाल्टी 2 बाल्टी, बिना ये सोचे। बहुत सारे ऐसे लोग हैं इंडिया में, विश्व में तो छोड़ दो, दुनिया में तो छोड़ दो, अफ्रीका तो छोड़ दो, इंडिया में जो 1 बाल्टी पानी में क्या करते हैं, अपना पूरा दिन निकालते हैं। 1 बकेट भी उनको नसीब नहीं होता। और हम लोग एक बार में पैर धोते हैं 1 बाल्टी से, ब्रश करते हैं, टैप खुली रहती है, पानी निकल रहा है निकल रहा है निकल रहा है, वेस्टेज हो रहा है, जा रहा है जा रहा है। और मिला जुला के हम लोग ब्रश और उस समय में जो फेस वॉश करते हैं वो भी 1 बाल्टी पानी लगभग इस्तेमाल करते हैं, 1 बकेट। करते हो कि नहीं करते हो? तो आपको जो नेचर ने दिया आप उसकी अहमियत नहीं समझते कि नेचर को ये लाने में, देने में करोड़ों साल लगा, करोड़ों साल लगा इस एटमॉस्फेयर में, इस अमाउंट में क्या लाने में, नाइट्रोजन लाने में। और इसी वजह से आपका यहाँ क्या है, सर्वाइवल है। अदरवाइज आप मंगल पे, चांद पे, हर जगह जाके रह सकते थे, कोई प्रॉब्लम नहीं थी। तो नेचर ने आपको दिया लेकिन आप उसकी कदर नहीं करते। जैसे मैं आपको इनऑर्गेनिक पढ़ाता हूं, आप उसकी कदर नहीं करते हैं। लगता हमने तो फी पे किया है, तो पढ़ाना तो गुरुजी का धर्म है। हाँ, जो नेचर ने दिया आप उसकी कदर नहीं करेंगे तो ये नेचर धीरे धीरे आपसे छीन लेगा। क्योंकि ये बनने में जो प्रोसेस लगा है ये करोड़ों साल का प्रोसेस है। ये 1-2 साल, 10, 20, 100, 50, 1000, लाख साल का नहीं है, ये करोड़ों साल का प्रोसेस है। ये वाटर का बनना, वाटर का इस तरह से आपके लेवल पर आना। पहले 30 फीट नीचे पानी मिलता था, अभी पानी के लिए आपको 50 फीट, पगला उगला है क्या बे? 300 फीट, 400 फीट, 500 फीट ऐसे जाना पड़ता है नीचे। मतलब हमने 300 फीट, 500 फीट तक का पानी क्या किया, निचोड़ लिया। अब हम लोग जाहिल कितने हैं कि हमें क्या लगता है पानी वेस्ट जो करते हैं वो भी तो नीचे ही जा रहा है। अरे भैया, पानी का अलग अलग लेयर है, वाटर का अलग अलग लेयर है। आप कौन सा वाटर लेते हैं ये सोचने लायक, समझने लायक बातें हैं। आप जो पानी यूज करते हो वो वाटर यूज होने के बाद वो उस लेयर पर नहीं पहुंच पाता, वो आपके नदी, नालों, नहर, ये सब चीजों की वजह से, और जो स्लोप है इसके वजह से ये सब का सब कहां जा रहा है, सी वाटर, सी में जाके मिल रहा है टोटल, या इवेपोरेट कर जा रहा है। क्योंकि आपने पॉलीथीन का लेयर बिछा दिया है अर्थ में, आपने कंक्रीट का लेयर बिछा दिया अर्थ में, तो दिमाग लगाओ पास करके नीचे पहुंचेगा कैसे? तुम्हारी जो नालियां हैं कैसी बनी हुई है, सीमेंटेड, तो उससे क्या होगा, अर्थ एब्जॉर्ब करेगा उस वाटर को? नहीं, वो कहां जा रहा है, सीधा नाली से पास करता हुआ, पहले एक रिवर में, छोटे मोटे रिवर में, नदी नाले वाले में, फिर वहां से कहां पे जाता है, धीरे धीरे सारा का सारा जाता है सी वाटर, सी में चला जाता है। तो आप अपने पानी का क्या करते हो, लेयर नीचे करते जा रहे हो। पेड़ पौधे लगाते हैं, लोगों को इंपॉर्टेंस लगता है कि प्लांट्स का इंपॉर्टेंस क्या होता है, ऑक्सीजन देना। अरे पागल वागल हो यार, प्लांट्स का इंपॉर्टेंस ऑक्सीजन देना एक छोटा सा इंपॉर्टेंस है उसका, उससे बड़ा इंपॉर्टेंस है तुम्हारा पानी, वाटर। एक प्लांट अगर 300 साल का, 200 साल का कोई पौधा है, पेड़ पौधा है, जंगल है, फॉरेस्ट है, तो जब वो बल्क में है किसी जगह पर, तो वो आपके लिए सैकड़ों साल से मजदूर की तरह काम कर रहा है। किस चीज के लिए, वो अपने रूट के थ्रू, उसकी रूट क्या है उसका, काफी नीचे, और रूट के थ्रू वो पानी को क्या कर रहा है, खींच रहा है। तो प्लांट्स का जो बहुत यूजफुल यूजेस है, प्लांट्स जो आपके लिए काम करता, मजदूरी करता, वो 2 चीज सबसे ज्यादा है। पहला,
वो पानी को नीचे से खींच के ऊपर लाता है। तो प्लांट्स लगाने से ऑक्सीजन मिले, ये तो सेकेंडरी बेनिफिट है, सेकेंडरी नहीं टर्शियरी बेनिफिट है। उससे पहले प्राइमरी बेनिफिट क्या है, वो वाटर को ऊपर लाता है। आप देखेंगे पहाड़ी एरिया में फिर भी पानी जहां तहां झरने वगैरह से इधर उधर कहीं कहीं निकलते रहता, कारण वहां प्लांट्स बहुत ज्यादा है। तो बहुत ज्यादा प्लांट्स होने से पानी ऊपर आ पा रहा है, इजीली आ पा रहा है, इसीलिए उनको पानी मिल जा रहा है। ठीक है, वो अलग मैटर है कि उनकी लाइफ कैसी है। दूसरा, जो प्लांट आपके लिए सेकेंडरी बेनिफिट प्रोवाइड करता वो होता है सॉइल को बांधना, सॉइल को बांधना। मिट्टी में जो फोर्सेस है आपस का, इंटरमोलिकुलर फोर्स, उस फोर्स को प्लांट का रूट क्या करता, बांधता। आप एक छोटा सा पौधा उखाड़ते हो, गौर करते हो क्या होता, ढेर सारा मिट्टी लेके आता। तो सोचो अगर कोई बड़ा सा बरगद या पीपल का पेड़ हो जो सैकड़ों सालों से वो उसकी जड़ें फैली हुई हो, सोचो वो कितनी मिट्टी को, सॉइल को बांधा हुआ। तो सॉइल बांधने से क्या होगा, अगर अर्थ के नीचे में आप जहां रह रहे हो उसके नीचे में अगर थोड़े मोड़े हलचल होंगे, कुछ वाइब्रेशन होगा, कोई चेंजेस होगा, तो वो सॉइल को बांधे रहेगा, अदरवाइज क्या होगा, अर्थक्वेक आएगा। समझ में आई चीजें मैंने क्या बोला। तो अर्थक्वेक को रोकने के लिए प्लांट्स कैपेबल है, आप जितना ज्यादा लगाएंगे ये सॉइल को उतना बांधता है। और आप सीमेंट वाले में क्या करते हो, सीमेंट का कोई चीज लगा दो, अर्थक्वेक तो इतना पावरफुल है कि वो आपके उस चीज को क्या करेगा, ब्रेक डाउन कर देगा। और उसको आप निकालते हो, वो मिट्टी लेके निकलता है कि जितनी दूर आपने सीमेंट लगाया था उतनी ही दूर, बस वही निकलता पार्ट। देखते हो ना, अगर 1000 साल पुराना भी है तब भी जितना था वो उतना ही निकलता। लेकिन अगर कोई 100 साल 200 साल पुराना प्लांट है, उसको निकालो, देखो पता चलेगा यार मिट्टी कितना ज्यादा सॉइल लेके वो निकलता। नेचर ने हमें बहुत कुछ दिया है, हम नेचर को रिस्टोर नहीं करते और फिर उसके बाद बकैती करते हैं, ग्लोबल वार्मिंग है सर, एसी चाहिए, एसी चाहिए, ये है वो है, पोल्यूशन है। भाई लाता कौन है, आप ही ला रहे हो, ला कौन रहा, आपकी जिम्मेदारी होती है। आप कभी सोचते हो, कभी जीवन में 50-100 पेड़ लगाए हो, नहीं ना, एक लगाए, देख लो एक लगा के बेचारा कितना खुश हो रहा। वाह मेरे महात्मा गांधी, एक पेड़ लगाया है, बताओ। ऐसे बोलता है जिससे सर एक लड़की से शादी किया हमने, एक पेड़ लगाया। तो भाई आप जितना, आप कभी इस चीज को पढ़ें, गूगल पे एक तो बेकार का ज्ञान पड़ा रहता है, लेकिन तब भी आप एक बार पढ़ें कि एक इंसान अपने लाइफ टाइम में कितना ऑक्सीजन, कितना लीटर ऑक्सीजन कंज्यूम करता, तुम्हारा होश उड़ जाएगा। एक इंसान अपने लाइफ स्पैन में, पूरे टाइम में कितना, अच्छा आप लोगों को फर्क नहीं पड़ता इन चीजों से, कितने इंसेंसिटिव हो यार। एक इंसान अपने लाइफ टाइम में कितना ऑक्सीजन कंज्यूम करता है, आप ऐसे पढ़ना ना, पर डे कितना कंज्यूम करते, 24 घंटे में एक इंसान, वो तो फिक्स है ना अमाउंट, कितना लीटर ऑक्सीजन कंज्यूम करते हो। फिर उसके बाद, हाँ ठीक है, उसके बाद फिर आप उसको अपने लाइफ जोड़ लो, 50 साल जी रहे हो कि 60 की 65, बोलोगे सर हम तो 100 जिएंगे। नहीं जियोगे कमीनो, नहीं जियोगे। हाँ नहीं, हम जिएंगे, भगवान करे तुम्हारी उम्र हमें लग जाए। अभी आप लोगों के अगले जनरेशन को भी पढ़ाना है, तब अभी 2-3 जनरेशन और पढ़ाना। तो सोचो, अब ये निकालना कि अगर एक एवरेज साइज का प्लांट है तो वो कितना ऑक्सीजन एक दिन में प्रोड्यूस करता, आप एक दिन में कितना कंज्यूम करते हैं। आप अपनी लाइफ 60 साल के हिसाब से जोड़ ले कि हमने कितना ऑक्सीजन कंज्यूम करना है 60 साल में, उसके हिसाब से आप सोच ले कि आपको कितना प्लांट लगाना, क्योंकि ये दोनों डेटा बहुत इजीली मिल जाएगा आपको। क्या एक दिन में कितना कंज्यूम करते हो तो 60 इयर्स में कितना करोगे, और एक एवरेज साइज का प्लांट एक दिन में कितना ऑक्सीजन बेयर करता, प्रोड्यूस करता, उतना प्लांट्स आपको अपने जीवन काल में लगाना चाहिए। जिसमें से 20 साल जी चुके हो, अब बाकी बचे हुए 40 साल में ही लगाओगे, आखिरी वाले 10 साल में खांसते रहोगे, हाँ बेड पे लेट के, तो बचा कितना बेटा,
30 निकल गया, 30 ही साल ना बचा, तो 30 साल तुम्हारे पास टाइम है उतना प्लांट्स लगाने का, उसके हिसाब से लगाओ, तुम्हारा धर्म बनता है। 2 चीजें अपने जीवन काल में जरूर करो। पहला, रिक्वायर्ड नंबर ऑफ प्लांट्स, जितना आप ऑक्सीजन यूज करते हैं उतना प्लांट्स लगा के मरे, वो लगाए बिना ना मरे। और दूसरा, वाटर को सेव करने का प्लान, क्योंकि हमारे जो ऊपर वाले जनरेशन है ना, फादर वाले जनरेशन या ग्रैंडफादर वाले जनरेशन, शायद उनमें उतना अवेयरनेस नहीं था, और नहीं था इसलिए क्योंकि उस समय में इतनी डेफिशिएंसी भी नहीं थी वाटर की। पहले गांव घर में बेटा हमें याद है, ध्यान में अच्छे से याद है, बोरिंग वगैरह जब लगा होता था ना, तो पानी बेवजह बह रहा खुद ब खुद। अब ऐसा आपको सिर्फ बरसात में दिखेगा, और वो भी रेयर दिखेगा, वो भी रेयर दिखेगा। जबकि पहले हमने अपने आंखों से देखा हुआ है कि बहुत सारे जगहों का ऐसा बोरिंग हुआ करता था जो समर में भी वो ओवरफ्लो करता था, पानी वो फेंकते रहता था, क्योंकि वाटर का लेवल काफी ऊपर था। अब नदियां आपसे क्या हो रही है, दूर हो रही है, तो पानी का लेवल क्या हो रहा है, डाउन हो रहा है। तो पानी के लेवल को आप वापस ला सकते हैं। कैसे ला सकते हैं? प्लांट्स लगा के। और जब प्लांट्स ऊपर ला रहा है, एट द सेम टाइम आपको पानी को नीचे स्टोर करके, कहां स्टोर करके, नीचे। आप स्टोर करते कहां है, ऊपर। करना कहां चाहिए, करते हैं ऊपर। लॉजिक समझ में नहीं आया? ये वाटर हार्वेस्टिंग कहलाता है। इसको ऐसे समझो, हर व्यक्ति अपने जीवन काल में लगभग एक उसके पास घर तो आ ही जाता है। तो अगर आपके पास ज्यादा नहीं 1000-1500 स्क्वायर फुट या 2000 स्क्वायर फुट का एक घर है, तो आपको जो बारिश होती है ना, उस पानी को आप वेस्ट करते हैं और सारा नाले में चला जाता है। ठीक है? जिनके पास पानी नहीं है उनसे आप जानेंगे, वो ऐसा काम करते हैं। तो आपके छत पर जो बारिश होती है ना बेटा, सिर्फ आप उस पानी को स्टोर कर लोगे ना, पता है तुम्हारे घर का लगभग छत पर का पानी आपके पूरे घर के पानी के, अगर कंजम्पशन कम है तो 6 महीने तक का पानी का वो सप्लाई कंप्लीट कर देगा, डिमांड कंप्लीट कर देगा वो सप्लाई। अगर एक आदमी 2 आदमी हो तो साल भर का भी कर सकता, डिपेंड्स कि छत का एरिया कितना। दिमाग लगाओ, क्या करना होता। ये वाटर हार्वेस्टिंग कभी पढ़ो, व्हाट इज वाटर हार्वेस्टिंग, बहुत सिंपल सा टॉपिक है, और इस टॉपिक में कुछ नहीं करना होता। आपके छत पर पाइप लगाया, सारा पानी जो उस पे आया, और उस पानी को क्या करना है, पाइप के थ्रू वो एक नीचे जाएगा और नीचे टैंक बनेगा, और टैंक में वो सारा पानी जाके स्टोर हो जाए। आप उस वाटर को यूज कर सकते हैं, और टैंक के पोर्स के थ्रू वाटर को पुल करेगा, क्योंकि एच बॉन्ड होता है उसमें। वाटर को पुल करेगा, खींचेगा, तो इससे क्या होगा, हमारा ग्राउंड का वाटर लेवल मेंटेन होगा। तो वाटर लेवल मेंटेन करना बहुत इजी है ये 2 काम से। सोचो, अगर सभी स्टूडेंट्स ये सोचे कि हाँ हम अपने जीवन काल में हमें ये करना ही करना, जब मैं कमाना स्टार्ट करूं, जब मेरी अर्निंग स्टार्ट हो, तो सबसे पहले हम इमोशन में आके क्या बोलते हैं, मम्मी पहली कमाई का क्या किया जाए, पापा पहली कमाई आपको दिया जा रहा है, और पापा क्या करते हैं, पूजा पाठ करवा लेते हैं। तुम ये सोचो कि मेरी जो पहली कमाई आए, शुरुआत के 6 महीने की कमाई, उसका 50% मैं खर्च कर दूंगा अपने घर पर वाटर हार्वेस्टिंग का सेटअप लगाने में। बहुत ज्यादा खर्च नहीं है, आपको इतना सुकून मिलेगा ना ये करके कि उसका कोई हिसाब नहीं। सुकून, सुकून बड़ी जबरदस्त चीज होती है, आपको बहुत सुकून मिलेगा, क्योंकि लगेगा कि हमने कोई आउट ऑफ द बॉक्स काम किया, सतवत जगवनी की तरह। आईआईटी बॉम्बे छोड़ के एमआईटी जाकर आपको लगेगा कि हमने कोई बड़ा काम किया, क्योंकि आपके अड़ोस पड़ोस के लोग नहीं कर रहे, और जब आप करना शुरू करेंगे तो सभी लोग करें। बेटा पहाड़ी एरिया में पानी इतना डिफिकल्ट चीज है, क्योंकि जहां झरने से गिर रहा, अरे हर आदमी वहां तक नहीं ना पहुंच पा रहा है, कैसे पहुंचेगा, हर किसी का घर तो वही नहीं पहुंचा हुआ है। और पहाड़ी एरिया में ट्रेवल करना इतना इजी तो है नहीं कि गाड़ी गया और पानी भरा और ले आया। उनकी लाइफ जो होती है ना बेटा, आपका
पाइप होता है 2 इंच मोटा पानी का, उनका पाइप होता है 0.25, हाफ इंच भी नहीं, 0.25, हाफ का भी हाफ, मतलब इस उंगली इतनी मोटी उनकी पाइप होती है और इसी से सप्लाई दिया जाता है उनको पानी का। दिमाग लगा, वो 1 बकेट 2 बकेट में पूरा दिन निकालते हैं समर में। तो वो क्या करते हैं, मोस्टली होटल्स में वाटर हार्वेस्टिंग प्लान वो सेटअप डाला हुआ रहता है। उनके जो ऊपर पानी आता है वो पाइप के थ्रू उसको नीचे क्या करते हैं, स्टोर करते हैं और उसको यूटिलाइज, सालों भर यूटिलाइज करते हैं। आपका जो वेस्टेज है, बाथरूम वाला वेस्टेज, बेटा चाहोगे तो ये भी यूटिलाइज होता है। अब तुम लोगों को हंसी लग रही है, तुम लोगों को लग रहा है छी छी छी, ये क्या क्या क्या, लेकिन तुम समझ नहीं पा रहे हो दुनिया कितने पानी के प्रॉब्लम से जूझ रही है। सी वाटर को लोग प्यूरिफाई करके पी रहा है, यहां तक मुसीबतें आ गई। सी वाटर को बोलोगे कि सर पानी की दिक्कत क्या है, सी वाटर में तो बहुत वाटर है। उस वाटर को जब प्यूरिफाई करके आपको मिलने लगेगा ना, अभी 20 रुपए लीटर से परेशान हो, तब 200 रुपए लीटर पीना पड़ेगा। इतना खर्च है उसमें, क्योंकि सॉल्ट का अमाउंट बहुत ज्यादा है, तो इतना ज्यादा उसमें खर्च है ना कि वो वाटर बहुत आपके लिए कॉस्टली हो जाएगा। इसलिए कभी ना सोचे कि सी वाटर वाला वाटर यूजफुल है, वो यूजफुल नहीं है आपके लिए। 2 काम, एक प्लांट्स अपने लाइफ साइकिल में प्लांट्स को उतना अमाउंट में मिनिमम जरूर लगाएं जितना ऑक्सीजन आप क्या कर रहे हैं, कंज्यूम कर रहे हैं। ये हम सबकी जिम्मेदारी है। हमने उसका 10 गुना से ज्यादा काम कर लिया अपना, हमने उतना प्लांट्स लगा लिया अपने लाइफ टाइम में अभी। और हाँ जी, हमने करीब करीब अभी लगा लिया होगा 3000 से ज्यादा प्लांट्स। हाँ, बहुत सारे को हमने मेंटेन भी किया, और बाहर तो जो लगाया लगाया, उसके बाद मतलब लोग नहीं, लोग पहले घर खरीदते हैं फिर प्लांट्स लगाते हैं। हमने प्लांट्स लगाने के लिए घर खरीदा था, हम अलग तरह के आदमी। तो प्लांट्स मतलब ढेर सारा प्लांट्स लगे जमीन में, तो इसके लिए जो घर लेना पड़ेगा तो वो घर भी लेना पड़ा दूर शहर से, तो शहर से हमने दूर लिया क्योंकि ज्यादा प्लांट्स लगाना। तो प्लांट्स के लिए हमने घर खरीदा, प्लांट्स के लिए घर खरीदा, और उसके बाद फिर फ्लावरिंग नॉन फ्लावरिंग प्लांट्स तो जो पॉट्स में होता है, गमला में होता है, वो बहुत है, लेकिन उसका बेनिफिट वाटर तो है नहीं, उसका बेनिफिट सिर्फ ऑक्सीजन हो सकता है थोड़ा मोड़ा, या ब्यूटी हो सकता है, नेचर हो सकता है, फ्रेश एयर हो सकता है, लेकिन उसका बेनिफिट तो वाटर हो नहीं सकता, क्योंकि वो वाटर कंज्यूम करेगा, पुल तो नहीं करेगा, क्योंकि वो किस में है, पॉट्स में, गमले में। नहीं, वो घर कंप्लीट नहीं हुआ, इस वजह से वाटर हार्वेस्टिंग वाला प्लान अभी अधूरा है। समझ में आया क्या बोला? हाँ, स्टूडेंट हो तो बेटा कुछ आपके दिमाग में घुसना चाहिए। चला जा। तो बहुत सारे एटमॉस्फेयर में ऐसे रिएक्शंस हैं जिसको क्या करता है, हमारा नाइट्रोजन स्लो डाउन करता है। एक क्या हमने दिखाया, रेट ऑफ रिस्पिरेशन। और कुछ बता सकते हो? रेट ऑफ डीके किसका? फूड का। समझ में आया? रेट ऑफ फूड डीके, आपका खाना जो खराब होता है रखे रखे, अगर ये एयर में नाइट्रोजन नहीं होता ना तो बहुत तेजी से वो खराब हो जाता। तो इसको भी ये क्या कर रहा, आयरन, बहुत सारा मेटल आप एयर में क्यों रख पाते हैं? नाइट्रोजन। समझ में आया? रस्टिंग ऑफ आयरन या मेटल्स आप एयर में इसलिए रख पाते हैं क्योंकि उसमें नाइट्रोजन उसके रिएक्शन को क्या करता है, स्लो। अदरवाइज क्या होता है, ये तुरंत रस्ट कर जाता है। आयरन को आप एयर में रखते तुरंत वो रस्ट कर जाता। तो नाइट्रोजन एक इनर्ट एटमॉस्फेयर क्रिएट करता है जिसके कारण बहुत सारे रिएक्शंस स्लो डाउन हो जाते हैं। हमने आपको एक बड़ा अच्छा पॉइंट पढ़ाया था, पता नहीं याद है कि नहीं, व्हाइट फास्फोरस, ये हाईली रिएक्टिव है, याद है? याद है छोटो?
अगर आप इसको ऑक्सीजन देंगे, पायरोफोरिक, ऑक्सीजन देंगे, क्या बनेगा? P4O10, दैट इज बर्न्स स्पॉन्टेनियसली, स्वतः अपने आप ये जलने लगेगा, एकदम जलने लगेगा। अपने आप जलने को क्या बोलते हैं? पायरोफोरिक। जो चीजें अपने आप जले उसको क्या बोला जाता है? सेल्फ इग्निशन को पायरोफोरिक बोला जाता है। लेकिन हमने किया था कि अगर आप इसी को एयर में रखते तो एयर में अब O2 के साथ में क्या है, और कम अमाउंट में है कि ज्यादा में? अब ये P4O6 नहीं बनाता, क्या बना, सॉरी P4O10 नहीं बनाता, क्या बनाता था बेटा? P4O6। कंबशन क्या हो जाता? स्लो, स्लो कंबशन। किसके वजह से? नाइट्रोजन की वजह से। वहां पर यह आईआईटी का क्वेश्चन भी है, आई थिंक 2011 या 12 का। यहां पे कितने में है फास्फोरस? +5, और यहां पे फास्फोरस कितने में है? +3। तो ऐसे ऐसे बहुत सारे यूजेज हैं, किसके? किसके? नाइट्रोजन। नाइट्रोजन ब्रीदिंग में तो सबसे बड़ा इसका साफ साफ देखने को मिलता है। ब्रीदिंग में जो ऑक्सीजन अपन लेते हैं, इसको अगले दिन मैं लिख भी दूंगा। तो कंबशन को, मतलब रेस्पिरेशन रेट को, रेस्पिरेशन इज अ काइंड ऑफ कंबशन, तो उसको स्लो कौन कर रहा है? अगर यही पेशेंट को दिया जाता ऑक्सीजन सिलेंडर, तो उसमें 70% से ज्यादा क्या डालना पड़ेगा? नाइट्रोजन डालना पड़ेगा। तो ये एक डिफिकल्ट जॉब हो जाएगा। इसीलिए क्या किया जाता है? उसके जगह पर CO2 डाला जाता है। और उसका परसेंटेज कितना होता है? क्योंकि CO2 तो पॉइजनस है, हार्मफुल है। CO2 भी क्या करेगा? कंबशन को स्लो डाउन। CO2 का भी वही काम है। लेकिन N2 और CO2 में क्या फर्क है कि CO2 क्या है? हार्मफुल, N2 उतना हार्मफुल नहीं है। इसीलिए सिलेंडर में जो कार्बन डाइऑक्साइड डाला जाएगा वो क्या 70% अमाउंट में डाला जा सकता है? मर जाओगे उसी समय में। तो 5 to 10%, कितना? 5 से 10% क्या ऐड किया जाता है? कार्बन डाइऑक्साइड। और 90 to 95% क्या होता है उसमें? इस मिक्सचर को बोला जाता है कार्बोजीन मिक्सचर। तो रेस्पिरेशन अगली क्लास में आप याद दिलाएंगे। मैं सबसे पहले यहीं से स्टार्ट करूंगा कि सोर्स ऑफ ऑक्सीजन अलग अलग लोगों के लिए क्या होता है। हमारे लिए, एक नॉर्मल इंसान के लिए क्या है? एयर है ना। और हॉस्पिटल में क्या है? ऑक्सीजन सिलेंडर, कार्बोजीन मिक्सचर। सी डाइवर्स क्या यूज करता है? जो पानी में उतरता है। एस्ट्रोनॉट्स क्या यूज करते हैं? जो स्पेस व्हीकल्स में जाते हैं। तो सभी लोग एक ही चीज इस्तेमाल नहीं कर सकते, सभी लोग अलग अलग चीज इस्तेमाल करते हैं। इसको मैं अगले क्लास में एक्सप्लेन करूँ। ठीक है, थैंक यू।